नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बुक सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड VHIC 131 के चैप्टर नंबर 13 को डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम होगा मौर्य शासन की स्थापना और मगध साम्राज्य का विस्तार। इससे पहले इस चैप्टर की शुरुआत की जाए, उससे पहले यह जान लेते हैं कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं। तो इस चैप्टर में जो हम मेन टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक ये पढ़ेंगे, और जो उनसे प्रश्न बनेंगे वो इस प्रकार से बनेंगे कि सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो मगध और उसके आसपास के क्षेत्र की जो भौगोलिक स्थिति है, इसने किस प्रकार से मगध को मजबूती प्रदान करी। और आप सभी को पता है कि प्रारंभिक साम्राज्य में 16 महाजनपद थे। उनमें से सबसे बड़ा जो महाजनपद था वो कौन था? मगध। और मगध की बात की जाए तो आज जिसे आप बिहार के नाम से जानते हैं, जो आज का बिहार राज्य है, उसी को पहले मगध के नाम से जाना जाता था। तो इस चैप्टर में पढ़ने के बाद हमें सबसे पहले मगध की भौगोलिक स्थिति की जानकारी मिलेगी। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन इस चैप्टर से बनेगा वो ये बनेगा कि मौर्य साम्राज्य के ऐतिहासिक स्रोतों का वर्णन कीजिए। यानी कि उन स्रोतों का वर्णन कीजिए जिनकी सहायता से हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में पता चलता है। इसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि मौर्य शासन से पहले, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य 321 ईसा पूर्व जब मगध के सिंहासन पर बैठे, तो उससे पहले का राजनीतिक इतिहास क्या है। तो मौर्य शासन के उद्भव से पहले, मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पहले मगध का राजनीतिक इतिहास क्या है, यानी कि कौन कौन से राजाओं ने मगध की सत्ता को संभाला, ये चीज़ भी इसी चैप्टर में पढ़ी जाएगी। आगे इस चैप्टर में साम्राज्य शब्द की धारणा को बताया जाएगा, और फिर ये भी बताया जाएगा कि चंद्रगुप्त ने किस प्रकार से इस क्षेत्र का विस्तार किया, और राजा अशोक के बारे में थोड़ी सी जानकारी इस चैप्टर में दी जाएगी। तो ये तमाम चीज़ें इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अंत तक बने रहिए ताकि ये सभी जानकारी आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चैप्टर की एक प्रस्तावना दी गई है। प्रस्तावना कुल मिलाकर हमें यह बताती है कि पिछले चैप्टर में आपने क्या पढ़ा है और इस चैप्टर में आप क्या पढ़ेंगे। मेन जो चैप्टर की स्टार्टिंग है वो यहाँ से है, जिसमें हम सबसे पहला टॉपिक इस चैप्टर का पढ़ेंगे, मगध की भौगोलिक स्थिति। तो देखो, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि प्राचीन भारतीय साम्राज्य में 16 महाजनपद थे, और उन 16 महाजनपदों में जो सबसे शक्तिशाली जनपद था वो मगध था। मगध के अलावा 3 और महत्वपूर्ण जनपद थे जो बहुत मजबूत थे, यानी कि 16 महाजनपदों में से 4 महाजनपद बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली थे। जिनमें से एक महाजनपद का नाम था कौशल, एक का नाम था वज्जी, एक का नाम था मगध, और चौथा था अवंती। इन सभी के बारे में चैप्टर नंबर 10 में बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है। तो अगर आपको महाजनपदों के बारे में जानना है तो आप चैप्टर नंबर 10 को पढ़ सकते हैं। तो आरंभिक साम्राज्य में कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे। इन 16 महाजनपदों में कितने शक्तिशाली महाजनपद थे? 4। वैसे तो 16 के 16 ही शक्तिशाली थे, बट उन 16 में 4 सबसे शक्तिशाली थे। इनमें से भी कौशल, वज्जी, मगध और अवंती। इतनी बात क्लियर है, ठीक है भाई। अब हम ये बात कर रहे हैं कि मगध की भौगोलिक स्थिति ने मगध को कैसे फायदा पहुंचाया। तो देखो, मैंने यहाँ पर कुछ शॉर्ट पॉइंट्स बना रखे हैं जो आप अपने आंसर में हेडिंग का यूज़ करोगे जब ये क्वेश्चन आएगा। कि मगध की अगर हम भौगोलिक स्थिति की बात करें तो मगध की मिट्टी में ना उपजाऊपन बहुत था। उसका रीज़न था, मगध गंगा नदी के किनारे का क्षेत्र था, सोन नदी के किनारे का क्षेत्र था। तो परिणामतः ये होता था कि नदियों द्वारा जो मिट्टी बहाकर लाई जाती थी उससे ये मैदान बना है। परिणाम ये हुआ कि मिट्टी में उपजाऊपन ज़्यादा है। मिट्टी में उपजाऊपन ज़्यादा है तो सिंपल सी बात है, कृषि क्षेत्र की उत्पादकता यानी कि जो प्रोडक्टिविटी है वो भी ज़्यादा होगी। और आपको पता है पहले जो राज्य की आमदनी थी, उस आमदनी का जो सोर्स था, एक बहुत बड़ा सोर्स था कृषि। तो मिट्टी में उपजाऊपन की वजह से कृषि बहुत अच्छी होती थी यहाँ पर, और जो राज्य का राजस्व था वो भी बहुत अच्छा होता था। दूसरी बात ये थी कि जो मगध है ना, यहाँ की भूमि में लोह की उपलब्धता बहुत थी, लोहे की खानें थी, तांबे की खानें थी। तो इसका मतलब ये है कि मिनरल और रिसोर्सेज भी थे। अब लोहे की खान से क्या फ़ायदा था? तो प्राचीन काल में आपको पता है जो युद्ध है अस्त्र और शस्त्रों से लड़े जाते थे, और इसके लिए बड़े पैमाने पर लोहे की आवश्यकता थी। तो लोहे की उपलब्धता से जो है ना सिर्फ अस्त्र और शस्त्र के निर्माण में सहायता मिली, बल्कि सेना की मजबूती में भी सहायता मिली। गंगा और सोन नदियों के किनारे की स्थित होने की वजह से जो है ट्रांसपोर्टेशन नाव के माध्यम से बहुत अच्छा हो जाता था। तो मगध की अगर हम भौगोलिक स्थिति की बात करें तो मिट्टी में उपजाऊपन बहुत था, लोहे की उपलब्धता थी, तांबे की उपलब्धता थी, गंगा और सोन नदियों के किनारे था, तो आयात निर्यात भी बहुत अच्छा हो जाता था यहाँ से। आगे इनके जंगलों में हाथियों की तादाद बहुत ज़्यादा थी, जो कि सेना का अभिन्न हिस्सा थे।
और मगध पर शुरुआत से ही शक्तिशाली राजाओं का शासन था। तो ये सारी वजह थी जिसकी वजह से मगध एक शक्तिशाली जनपद बना। तो अगर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मगध एक शक्तिशाली जनपद कैसे बना, तो आप ये मेन हेडिंग बनाएंगे और इस हेडिंग में दो दो चार चार लाइनें लिख देंगे। मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, यहाँ पे विस्तार से वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले यही बताया गया है, मगध को वर्तमान में बिहार के नाम से जाना जाता है और बिहार की राजधानी जैसे कि पटना है, ठीक है, और मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी। तो आज आज जो बिहार राज्य का पटना है, गया जिला है, नालंदा है, शाहाबाद है, इन सभी हिस्सों को मिलाकर पहले एक महाजनपद था, इसका नाम क्या था, मगध। भौगोलिक दृष्टि से मगध जहाँ स्थित था वहाँ की मिट्टी जलोढ़ थी और उपजाऊ थी। जलोढ़ मिट्टी वो होती है जो नदियों द्वारा बहा कर लाई जाती है। इसमें क्या होता है, प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, इस मिट्टी की उपजाऊपन बहुत ज़्यादा होता है। तो इसकी वजह से क्या था कि मगध में जो है कृषि व्यवस्था बहुत अच्छी थी। अगली बात करें तो मगध की जो शुरुआत में राजधानी थी उसका नाम था राजगृह, या राजगिरी भी कुछ किताबें लिखती हैं। तो मगध की जो आरंभिक राजधानी थी उसका नाम क्या था, राजगृह। हालांकि आगे चलकर जो राजधानी है वो पाटलिपुत्र बना दी गई। पाटलिपुत्र जिसका पुराना नाम क्या था, पाटिलग्राम था। तो मगध की भौगोलिक स्थिति में सबसे पहली बात क्या है कि वहाँ की मिट्टी कैसी है, जलोढ़ है, उपजाऊ है। उसकी प्रारंभिक राजधानी कौन सी है, राजगृह है। यहाँ की जमीन, यहाँ पर लोहे की मात्रा बहुत ज़्यादा थी। तांबा भी यहाँ आसानी से क्या था, उपलब्ध था। परिणाम यह हुआ कि अस्त्र शस्त्र निर्माण में, व्यापारिक गतिविधियों में इसे बहुत फायदा मिला। मौर्यों ने आगे चलकर पाटलिपुत्र राजधानी बनाई, जिससे उत्तर यानी उत्तरापथ मतलब हिमालय की तरफ जाने वाले जो रास्ते थे उस पर इनका कंट्रोल हो गया। इसके अलावा मगध की अगर हम बात करें तो विभिन्न राज्यों से संपर्क था, नदी मार्ग था यहाँ पर। तो भारी सामान लाने ले जाने के लिए बड़े पैमाने पर ट्रांसपोर्टेशन भी अच्छे से हो जाता था। तो कुल मिलाकर ये सारी बात आप आंसर में ये हेडिंग बना के रखेंगे, ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और चाहे तो लिख भी सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है कि मगध की भौगोलिक स्थिति का मगध को क्या फ़ायदा मिला, तो आप ये बताओगे मगध की भौगोलिक स्थिति का मगध को ये फ़ायदा मिला कि आरंभिक साम्राज्य में 16 महाजनपद थे। इन 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो है वो मगध बना। मगध जैसे वर्तमान में बिहार के नाम से जाना जाता है, बिहार के कुछ जिले थे जैसे पटना, गया, नालंदा, शाहाबाद, इन सभी हिस्सों को मगध कहा जाता था। यहाँ की मिट्टी में उपजाऊपन बहुत ज़्यादा था, ये बताओगे। लोहे की उपलब्धता थी, तांबे की उपलब्धता थी, और गंगा और सोन नदी के किनारे की वजह होने से यहाँ पर क्या है, ट्रांसपोर्टेशन यानी कि परिवहन की सुविधा भी अच्छी थी। इन सभी वजह से क्या हुआ कि मगध शक्तिशाली महाजनपद बनता चला गया। अब हम इस चैप्टर में ये पढ़ने जा रहे हैं कि अगर हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानना है तो हमें कौन कौन से सोर्सेज से पता चलता है मौर्य साम्राज्य के बारे में। एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा, ये क्वेश्चन कई बार आया है, टिप्पणी करने के लिए क्वेश्चन आएगा कि मगध साम्राज्य के ऐतिहासिक स्रोतों का वर्णन कीजिए। तो देखो मैंने यहाँ पर भी कुछ हेडिंग बना रखी है, आप इन्हें अपने आंसर में यूज़ करोगे। तो देखो अगर आपको मौर्य साम्राज्य के बारे में जानना है तो सबसे पहले आपके पास जो सबसे बड़े सोर्स हैं वो हैं बौद्ध और जैन ग्रंथ। उसका रीज़न था कि ना जो मौर्य राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य, ये माना जाता है उसके बारे में कि उसने लास्ट में जाके जैन धर्म अपना लिया था। तो इसलिए जैन ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आपको ये लिखा हुआ मिल जाएगा। और अशोक ने, जो कि बहुत ही शक्तिशाली राजा था मौर्य साम्राज्य का, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद सबसे शक्तिशाली राजा जो था वो अशोक था। अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था, इसलिए बौद्ध धर्म की जो किताबें हैं उसमें बहुत सारे ग्रंथों में अशोक का वर्णन किया गया है। तो अगर आपको मौर्य साम्राज्य के बारे में जानना है तो सबसे पहले जो आपके सामने हिस्टोरिकल सोर्स होता है, ऐतिहासिक स्रोत होता है, वो होता है बौद्ध और जैन ग्रंथ। दूसरा एक इतिहासकार थे मेगास्थनीज, इन्होंने एक किताब लिखी इंडिके। तो इस किताब में मौर्य साम्राज्य का बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है कि मौर्य साम्राज्य का प्रशासन कैसे चलाया जाता था, सैनिक व्यवस्था कैसी थी, ये तमाम चीज़ें मेगास्थनीज की किताब में लिखी हैं। आगे मौर्य साम्राज्य के महामंत्री जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना में एक बहुत बड़ा योगदान दिया है, जिनका नाम है कौटिल्य, इनकी एक किताब है अर्थशास्त्र। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी हमें मौर्य साम्राज्य का वर्णन मिलता है, बहुत अच्छे से चंद्रगुप्त मौर्य के समय की शासन कला के बारे में पता चलता है। राजा अशोक के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी उसके अभिलेखों से पता चलती है, सिक्कों से पता चलती है, और खुदाई के दौरान बहुत सारा सामान मिला है, इस सामानों से हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में पता चलता है। तो अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि मौर्य साम्राज्य के ऐतिहासिक स्रोतों का वर्णन कीजिए, तो आपके आंसर में ये हेडिंग होनी चाहिए, बौद्ध और जैन ग्रंथ, मेगास्थनीज का वृत्तांत, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, अभिलेख, सिक्के, पुरातात्विक साक्ष्य, और इनका विस्तार से यहाँ पर वर्णन किया गया है जिसको मैं बताता हूँ आपको। तो कह रहा है अगर हम मौर्य साम्राज्य के बारे में देखें तो आरंभिक बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य में मगध की जो स्थिति थी, वहाँ की जो घटनाएं थी,
उनका बहुत सारा उल्लेख किया गया है, बहुत सारा वर्णन किया गया है। जैसे कि जो बौद्ध ग्रंथ हैं जिनको त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। तो देखो, बौद्ध धर्म की 3 किताबें हैं जिन्हें त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। तो इन 3 पिटकों को त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। तो बौद्ध परंपरा के जो साहित्य हैं त्रिपिटक हैं, जातक हैं। जैन परंपरा की कुछ किताबें हैं जैसे आचारंग सूत्र है, सूत्र कृतज्ञ है। ये जो ग्रंथ हैं, इन सभी ग्रंथों में आपको मौर्य साम्राज्य के बारे में पता चल जाएगा, कुछ ना कुछ वर्णन इसमें दिया गया है। तो जैन और बौद्ध ग्रंथ हेडिंग बना दोगे और उसमें आप ये किताबों के बारे में लिख दोगे कि बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटकों में, जातकों में, जैन ग्रंथों आचारंग सूत्र, सूत्र कृतज्ञ में मौर्य साम्राज्य का वर्णन किया गया है। इसके अलावा पुराणों में भी आपको मौर्य साम्राज्य के बारे में पता चल जाएगा, क्योंकि पुराणों में गुप्त काल तक के जो भी राजा हैं उन सब का वर्णन किया गया है। इसी प्रकार से एक किताब है महावंश, एक है दीपवंश। ये बौद्ध ग्रंथ हैं और ये ग्रंथ जो है इनका संकलन श्रीलंका में हुआ है। तो बौद्ध ग्रंथ महावंश और बौद्ध ग्रंथ दीपवंश, इनका संकलन कहाँ हुआ है? श्रीलंका में हुआ है। और इन ग्रंथों से हमें अशोक के टाइम पीरियड पर की बहुत सारी जानकारी मिल जाती है। इसके अलावा एक और ग्रंथ है जिसका नाम है दिव्य वदान। दिव्य वदान से हमें भारत के बाहर तिब्बत और चीनी बौद्ध स्रोतों से पता चल जाता है। और इन सभी सोर्सेज में मौर्य साम्राज्य का विस्तार से वर्णन किया गया है, जिसमें बताया गया है कि किस प्रकार से अशोक ने दान दिया था, किस प्रकार से बौद्ध विहारों के निर्माण में इसने योगदान दिया था। तो इस प्रकार से बौद्ध और जैन सोर्सेज को अगर आप पढ़ोगे, क्लासिकल ग्रंथों को पढ़ोगे, महावंश दीपवंश को पढ़ोगे, त्रिपिटकों को पढ़ोगे, तो आपको मौर्य साम्राज्य के बारे में विस्तारित जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा विदेशी स्रोतों से अगर हम बात करें तो मैगस्थनीज बहुत बड़ा नाम है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में भारत आया था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भी रहा था। तो जो ग्रीक फिलॉसफी थी, स्ट्रैबो की किताबें थी, डायोडोरस की किताबें थी, उन सभी में थोड़ा बहुत जानकारी यहाँ पर मिली है। इसके अलावा अगर हम बात करें कौटिल्य के अर्थशास्त्र की, जिसकी खोज 1905 में हुई थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने एक किताब लिखी थी अर्थशास्त्र, लेकिन इस किताब की खोज कब हुई थी? 1905 में। फिर इसका ट्रांसलेशन किया गया और अब इसके बारे में बहुत सारी जानकारी आई है। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि ये किताब मौर्य टाइम पर नहीं लिखी गई, लेकिन आज ज़्यादातर इतिहासकार यही मानते हैं कि नहीं, ये मौर्य काल का ही हिस्सा था। चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री थे कौटिल्य, और इसमें बड़े पैमाने पर जो वर्णन किया गया है उससे हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में पता चलता है। इसके अलावा मौर्य साम्राज्य के बारे में जो जानकारी है अभिलेखों और सिक्के से पता चलती है। आपको पता ही अभिलेख क्या होते हैं। तो प्राचीन काल में ऐसे लेख जो दीवारों पर, मृदभांडों पर, औजारों पर लिखे जाते थे या फिर किसी ठोस जगह पर लिखे जाते थे, ऐसे लेखों को अभिलेख कहा जाता है। तो अशोक के बारे में तो बहुत सारी जानकारी उसके अभिलेखों से ही पता चलती है। सिक्कों से बड़े पैमाने पर मौर्य राजाओं के बारे में पता चलता है। प्राचीन काल में जो सिक्के चलते थे उन्हें आहत सिक्के कहा जाता था। इन पे बहुत सारे साइन बने होते थे, इन साइन से पता चलता था। तो अशोक के अगर हम अभिलेखों की बात करें तो उस समय की भाषा के बारे में पता चलता है। अशोक के विस्तार से जानकारी अशोक के बारे में, उसके 14 तो बड़े अभिलेख हैं, 7 छोटे अभिलेख हैं, 7 स्तंभ लेख हैं और बहुत सारे अभिलेख हैं जो पूरे उपमहाद्वीप में मिले हैं। तो अशोक एक ऐसा राजा था जिसके अभिलेख भारतीय इतिहास में सबसे पहली बार पढ़े गए हैं। पहली बात तो उससे पहले के अभिलेख आज तक पढ़े नहीं गए हैं। तो अगर मान लो आप किसी कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और वहाँ पर ये क्वेश्चन आ जाए कि भारतीय इतिहास में सबसे पहले जो अभिलेख हैं वो किसके साम्राज्य के पढ़े गए हैं, तो अशोक के जो अभिलेख हैं जो कि ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। और इन अभिलेखों को पढ़ने का जो श्रेय है वो जेम्स प्रिंसेप को जाता है। तो जेम्स प्रिंसेप नाम का एक व्यक्ति था जिसने 1838 में अशोक के अभिलेखों को पढ़ा, ब्राह्मी लिपियों को पढ़ा, खरोष्टी लिपियों को पढ़ा। तो ब्राह्मी खरोष्टी लिपियों में अशोक के अभिलेख लिखे गए थे, प्राकृत भाषा में लिखे गए थे, अरामाइक भाषा में लिखे गए थे। तो अशोक के अभिलेख है जो सबसे पहली बार पढ़े गए हैं, जिनसे हमें इतिहास के बारे में पता चलता है। हालांकि सबसे जो पुराने अभिलेख हैं वो हड़प्पा सभ्यता के हैं, लेकिन उन्हें अभी तक पढ़ा नहीं गया है। तो अब तक इस चैप्टर से हम 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। पहला क्वेश्चन ये कंप्लीट कर चुके हैं कि भाई मगध की भौगोलिक स्थिति कैसी थी और उसका उसे क्या फ़ायदा मिला। दूसरा क्वेश्चन हमने ये पढ़ा कि अगर आपको मौर्य साम्राज्य के बारे में जानना है तो कौन कौन से ऐतिहासिक स्रोत आपकी मदद कर सकते हैं जिससे आपको मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलेगी। आशा करता हूँ चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि मौर्यों के आने से पहले मगध का राजनीतिक इतिहास कैसा था। आप सभी को पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का पहला राजा था। और चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का पहला राजा कब बना?
तो वो पहला राजा बना 321 ईसा पूर्व में। अब इससे पहले कौन कौन राजा हुए थे मैंने यहाँ पर शॉर्ट नोट्स बना दिए। यहाँ से ये पूरा पूरा पैराग्राफ आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, बाकी इसमें कुछ है नहीं। तो मगध के जब इतिहास की बात करते हो आप, तो सबसे पहले एक वंश आता है और उस वंश का नाम है हर्यक वंश। हर्यक वंश के बारे में जब आप पढ़ते हो तो इसमें 3 बड़े राजा होते हैं। राजा तो बहुत सारे थे, लेकिन 3 बड़े राजा हैं जिन्होंने हर्यक वंश को मजबूती प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी। इनमें से पहला राजा है बिंबिसार, दूसरा है अजातशत्रु और तीसरा है उदयन। तो बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन ने हर्यक वंश की मजबूती प्रदान करने में और मगध को विस्तार करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी थी, जिसके बारे में इस पैराग्राफ में भी बताया भी जाएगा। हर्यक वंश के बाद मगध की सत्ता पर जो वंश आया, उस वंश का नाम था शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश की स्थापना राजा शिशुनाग ने करी थी। हालांकि इस वंश में 2 ही राजा हुए, एक शिशुनाग और एक कालशोक। कुछ किताबें इसे कालाशोक भी लिखती हैं। कालाशोक के बाद जो नया वंश आया वो वंश था नंद वंश, और नंद वंश का जो सबसे प्रतापी राजा था उसका नाम था महापद्म नंद। ये माना जाता है कि महापद्म नंद ने एक बहुत बड़े क्षेत्र को मगध साम्राज्य में मिला लिया। महापद्म नंद के बाद राजा कई हुए, लेकिन जो अंतिम शक्तिशाली राजा था, अंतिम राजा वो था धनानंद, या कुछ किताबें घनानंद भी लिखती हैं। तो पहला राजा महापद्म नंद हुआ था नंद वंश से, और अंतिम राजा घनानंद हुआ था। बीच में और भी राजा थे, लेकिन उनका ज़्यादा बड़ा इतिहास नहीं है। घनानंद को हराकर ही चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश की स्थापना करेगा। तो अगर मौर्यों से पहले मगध के राजनीतिक इतिहास की बात की जाए तो आपको एक हरियंक वंश के बारे में पता होना चाहिए, एक शिशुनाग वंश के बारे में पता होना चाहिए और एक नंद वंश के बारे में पता होना चाहिए, जिनके बारे में यहाँ पर विस्तार से बताया गया है। तो अगर आप 5th-6th सेंचुरी BCE में देखोगे, 5वीं 6वीं शताब्दी BCE के इतिहास को देखोगे, तो बिंबिसार के नेतृत्व में, यानी कि बिंबिसार की लीडरशिप में, मध्य गंगा के मैदान में एक बड़ा राजा उभरेगा। बिंबिसार की बात की जाए तो ये बुद्ध के टाइम पीरियड का था, ये माना जाता है। तो अगर मान लो आपसे कहीं पर MCQ में पूछा जाए कि बुद्ध का समकालीन राजा कौन था, तो उसका नाम क्या था? बिंबिसार। और बिंबिसार का जो संबंध है वो कौन से वंश से था? तो अभी मैंने बताया आपको, बिंबिसार का संबंध हर्यक वंश से था। बिंबिसार की बात करें तो ये मगध का एक महत्वपूर्ण राजा माना जाता है। इसकी राजनीतिक दूरदर्शिता बड़ी जबरदस्ती, राजनीति में दूर की सोचता था और एक शक्तिशाली राजा था। इसने क्या करा कि मगध के टाइम पीरियड पर जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था वो था कौशल। तो इसने क्या करा, कौशल से वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिया, और इस प्रकार से इसने मगध को और ज़्यादा मजबूत कर लिया। जब इसकी शादी हुई कौशल के राजघराने से, तो इसे शादी में काशी जिला दहेज में मिला। परिणाम ये हुआ कि इसका जो विस्तार है वो काशी तक हो गया। तो मगध की अगर इतिहास की बात करते हैं तो मगध में जब हर्यक वंश के शासन आता है तो राजा कौन है? बिंबिसार। बिंबिसार की बात करें तो बुद्ध के टाइम पीरियड का था, ठीक है। पॉलिटिकल वे में इसको बहुत ज़्यादा जानकारी थी और एक मजबूत राजा था। इसने युद्ध और विवाहिक नीति अपनाई, और कौशल जो कि उस समय का एक बड़ा महाजनपद था, उससे इसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। गांधार जो महाजनपद था, इसके साथ भी इसके संबंध अच्छे थे। इसके साथ साथ मगध के उत्तर में अंग महाजनपद था, जिसकी राजधानी चंपा थी, और चंपा से बहुत सारा व्यापार उस टाइम पर होता था। चंपा की बात करें तो एक नदी बंदरगाह भी था। ये माना जाता है कि बिंबिसार के कब्जे में लगभग 80,000 गांव थे। हालांकि कहानियों से ये पता चलता है कि आगे चलकर उसका बेटा जो अजातशत्रु था, अजातशत्रु ने बिंबिसार को क्या करा, बंदी बना लिया और खुद राजा बन बैठा। तो बिंबिसार जो कि इतना बड़ा राजा था, जिसके अंडर में कभी 80,000 गांव थे, उसने आसपास के महाजनपदों को भी जीत लिया था, लेकिन उसके बेटे ने ही उसको क्या करा, बंदी बना लिया। और ये माना जाता है कि अंतिम समय में वो भूख से तड़प तड़प कर मर गया। ये भी माना जाता है ये घटना 492 BC की है। हालांकि कोई ज़रूरी नहीं है कि ये घटना सही ही हो। मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, जितनी भी घटनाएं BC में लिखी गई हैं, यानी कि ईसा पूर्व की घटी हैं, उनके बारे में इतिहासकारों को पूरी जानकारी नहीं है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ये जानकारी सही ही होगी, बट फिर भी इतिहासकारों की राय है इसमें कि ऐसा हुआ होगा। तो बिंबिसार के बाद उसका बेटा आया राजा अजातशत्रु। हम पढ़ क्या रहे हैं? हम ये पढ़ रहे हैं कि मगध का राजनीतिक इतिहास क्या है। और मगध के राजनीतिक इतिहास में एक बहुत बड़ा वंश है जिसका नाम है हर्यक वंश। और हर्यक वंश का कौन राजा है? वो राजा है पहला बिंबिसार, और फिर आता है अजातशत्रु। अजातशत्रु की बात करें तो अजातशत्रु का मतलब ही था शत्रुओं का नाश करने वाला। अजातशत्रु जब राजा बना तो मगध में आंतरिक समस्याएं बहुत सारी थी, और मगध के इस भाग्य में कोई भी परिवर्तन उस समय हुआ नहीं।
इसने क्या करा, आक्रामक नीति अपनाई और आसपास के क्षेत्रों से लड़ाइयाँ शुरू कर दी और इस क्षेत्र का विस्तार करना शुरू करा। तो देखो, कोई भी क्षेत्र जब भी शक्तिशाली बन सकता है जब उसका राजा शक्तिशाली हो और राजा अपने क्षेत्र का विस्तार करे, अपने आसपास के राजाओं को अपने साम्राज्य में मिला ले। और बिल्कुल ऐसे इसने स्थापित करना शुरू करा। किसने? अजातशत्रु ने। उसने काशी पर कब्जा कर लिया और अपने मामा कौशल के निर्देश से भाईचारे वाला संबंध स्थापित था जो पहले, उस पर आक्रमण कर दिया और उस क्षेत्र को भी अपने में मिला लिया। फिर उसने जो वज्जीगढ़ राज्य था उस पर भी आक्रमण करा और उसको भी, उसके साथ 16 वर्षों तक इसने युद्ध लड़ा और फिर उसे भी अपने में मिला लिया। तो अब तक की बात सिर्फ इतनी सी है कि बिंबिसार जहाँ वैवाहिक संबंधों को स्थापित करेगा, वहीं अजातशत्रु आक्रमण के माध्यम से अपने क्षेत्रों का विस्तार करेगा और कुल मिलाकर जो मगध है वो आसपास के क्षेत्रों को जीतता जाएगा और शक्तिशाली महाजनपद बनता जाएगा। अजातशत्रु के बाद जो राजा आएगा वो उदयन आएगा। उदयन के काल की अगर हम बात करें तो उदयन के टाइम पीरियड पर जो मगध है वो हिमालय से उत्तर से लेकर दक्षिण में नागपुर की पहाड़ियों तक फैल गया था। यानी कि बहुत बड़ा क्षेत्र हर्यक वंश के राजाओं ने अपने कब्जे में कर लिया था। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि उदयन के बाद जो राजा बने हर्यक वंश के, वो 4 राजा आए एक के बाद एक, लेकिन वो सारे अयोग्य थे और आगे चलकर मगध की जनता ने इन राजाओं को सिंहासन से हटा दिया और बनारस का एक राज्यपाल था जिसका नाम था शिशुनाग, इसे राजा बनाया और शिशुनाग के नाम पर ही इस वंश का नाम पड़ा शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के बाद एक नया वंश आया जिसका नाम था नंद वंश। नंद वंश को ही भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता कहा जाता है क्योंकि ये बहुत शक्तिशाली राजा थे। तो नंद वंश की बात की जाए तो नंद वंश को भारत का साम्राज्य निर्माता कहा जाता है। इन्होंने एक बहुत बड़े क्षेत्र को मगध के अंडर में ला दिया था। पुराणों में महापद्म नंद की अगर बात करें तो इन्हें क्षत्रिय माना गया है, क्षत्रियों का विनाशकर्ता के रूप में माना गया है। हालांकि ये बताया गया है कि ये क्षत्रिय नहीं थे। ये माना जाता है कि नंद वंश के राजाओं ने जितने भी राजघराने थे उस समय उन सबसे शक्ति छीन ली थी। अगर आप यूनानी ग्रंथ पढ़ोगे यानी कि ग्रीक फिलॉसफी पढ़ोगे तो वहाँ पर नंद साम्राज्य की शक्ति का उल्लेख करके बताया गया कि नंदों के पास भाई बहुत बड़ी सेना थी। लगभग 20,000 तो घुड़सवार थे, 2 लाख पैदल सैनिक थे, 2,000 रथ थे, 3,000 हाथी थे। तो इतनी बड़ी पावर थी कौन? नंद यानी कि महापद्म नंद। और इसने लगभग बहुत बड़े एरिया को मगध के अंडर में ला दिया था और मगध सबसे शक्तिशाली जनपद हो चुका था। राजा खारवेल का एक अभिलेख है हाथी गुम्फा अभिलेख, उसमें भी इस चीज़ का वर्णन किया गया है कि कलिंग को छोड़कर, जो कि कलिंग जो कि आज के उड़ीसा के नाम, आज का जो उड़ीसा राज्य है उसे पुराना नाम कलिंग था, कलिंग के कुछ हिस्से को छोड़कर बाकी सारे के सारे क्षेत्र पर किसका शासन था? नंद वंशों का। आगे चलकर अशोक इस क्षेत्र को जीतेगा। 321 बीसी में नंद वंश का पतन हो गया और इस दौरान 9 नंद राजाओं ने शासन किया। तो पहला राजा तो महापद्म नंद था और अंतिम राजा घनानंद था। बीच में 9 राजा थे लेकिन ये बेकार थे, अलोकप्रिय राजा थे, इन्होंने कोई फायदा नहीं था इसका। तो चंद्रगुप्त मौर्य जिस समय अपनी सत्ता बढ़ा रहा है वो इस चीज़ का फायदा उठाएगा और इनको हराकर मगध के सिंहासन पर कब्जा कर लेगा। और उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य एक बहुत बड़े क्षेत्र को जीतेगा और इन सभी क्षेत्रों को कहाँ मिला लेगा? मौर्य साम्राज्य में। तो अगर आप मगध साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास की बात करोगे तो आप कितना ही पढ़ लो, लेकिन काम आपके नोट्स ही आने वाले हैं, ठीक है, जो मैंने यहाँ बना रखे हैं, आप इनसे काम चलाएंगे। कि सबसे पहले हर्यक वंश में बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, उनकी घटनाएं यहाँ पर लिखी हुई हैं। फिर शिशुनाग वंश, शिशुनाग राजा था, कालाशोक राजा था। नंद वंश में महापद्म नंद, धनानंद, और मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य इसकी स्थापना करेगा। ठीक है, तो ये मगध का क्या है? राजनीतिक इतिहास है। ये मैंने आपको पढ़ा दिया। अब देखो, जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमारे सामने एक शब्द आता है जिसका नाम है साम्राज्य। जब आप साम्राज्य शब्द की बात करते हैं तो साम्राज्य शब्द से गलत मतलब ना समझें, इसलिए यहाँ पर साम्राज्य शब्द को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की गई है। तो कह रहा है जब हम मौर्य साम्राज्य पर विचार करते हैं, ये देखिए यहाँ पर भी वर्ड है साम्राज्य, तो हमें ये पता होना चाहिए साम्राज्य का आखिर अर्थ क्या होता है। कहीं ऐसा ना हो कि हम मनमाने ढंग से इस शब्द को अपने तरीके से सोचें। देखो, साम्राज्य का मतलब ये होता है कि एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें एक बहुत बड़े क्षेत्र, जैसे मान लो ये पूरा का पूरा क्षेत्र भारत है और यहाँ पर सेंट्रल से इस पूरे के पूरे एरिया को कंट्रोल कर रखा है जिस भी सत्ता ने, तो हम ये कहेंगे ये पूरा का पूरा साम्राज्य उसका है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी के पास ये छोटा क्षेत्र है तो ये भी साम्राज्य हो जाएगा, किसी के पास ये छोटा क्षेत्र है वो भी साम्राज्य हो जाएगा, किसी के मान लो दिल्ली है जिसके पास, तो ये मतलब ये नहीं कि दिल्ली साम्राज्य हो जाएगा। तो साम्राज्य एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था होती है जिसमें केंद्रीय सत्ता होती है और केंद्रीय सत्ता का अधिकार एक बहुत बड़े क्षेत्र पर होता है और ये विशाल भूभाग होता है, यानी कि एक बहुत बड़ी जमीनी इलाका होता है और इस पर बहुत सारी संस्कृति वाले लोग रहते हैं।
तो साम्राज्य आप ऐसी राजनीतिक व्यवस्था को कहोगे जिसमें एक बहुत बड़ा विशाल भूभाग होगा, एक बहुत बड़ा जमीनी एरिया होगा, समुद्री एरिया होगा, उसमें एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी जो पूरे के पूरे, सेंट्रल गवर्नमेंट वो राजा की भी हो सकती है और आज डेमोक्रेटिक वे में भी हो सकती है, वो पूरे के पूरे क्षेत्र को कंट्रोल करे और उस क्षेत्र में बहुत सारी अलग अलग संस्कृतियों के लोग भी रहते हों। तो इस परिभाषा के हिसाब से एक केंद्रीय सत्ता होगी जो किसी राजा के पास भी हो सकती है, राजा के प्रतिनिधि के पास भी हो सकती है, या किसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के पास भी हो सकती है। कुल मिलाकर ये होगा कि वो जो सेंट्रल पावर होगी वही बाकी राज्य क्षेत्रों को एक साथ बांधकर कंट्रोल करेगी। जैसे आज के टाइम पे भारत में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो इन सभी को सेंट्रल ने क्या कर रखा है, एक ही सिक्के, एक ही धागे में पिरो के रख रखा है। अगर किसी भी राज्य में किसी प्रकार की अगर कोई चिल्ल होती है, किसी वजह दंगे फसाद की स्थिति बनती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसे सेटअप बनाने की कोशिश करेगी। तो साम्राज्य की बात करें तो साम्राज्य एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें एक केंद्रीय सत्ता होगी, एक बहुत बड़ा इलाका होगा, अलग अलग संस्कृति के लोग रहते होंगे और इन सब पर कंट्रोल बांधकर रहेगी। साम्राज्य शब्द की अगर हम बात करें तो इंपीरियल, इसे इंग्लिश में इंपीरियल कहते हैं, जो कि एक लैटिन वर्ड इंपीरियम से बना है और इसका मतलब ये होता है कि पावर किसके पास रहेगी, केंद्र सरकार के पास रहेगी। प्राचीन काल में कुछ बहुत बड़े साम्राज्य माने गए हैं जिनमें से रोम साम्राज्य माना गया है और रोम साम्राज्य के अंडर में ही मौर्य साम्राज्य भी था। तो इन परिभाषाओं को आज के राष्ट्र राज्य से जोड़ नहीं सकते हम, ठीक है। तो मौर्य को अब आपको पता चल गया, जब हम मौर्य साम्राज्य की बात करते हैं, रोमन साम्राज्य की बात करते हैं, तो आज के बाद अगर आपको कहीं पर भी ये वर्ड दिख जाए साम्राज्य, तो आप इसका मतलब ये समझ जाना कि एक बहुत बड़ा इलाका होगा और एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी जो पूरे पूरे इलाके को कंट्रोल कर रही होगी और छोटे छोटे क्षेत्रों को चलाने के लिए नौकरशाही को रख रखा होगा, राज्यपालों को रख रखा होगा, जो कि केंद्र सरकार के प्रति उत्तरदायी होंगे। प्राचीन इतिहास में सबसे बड़ा जो साम्राज्य है वो रोमन साम्राज्य माना गया है और फिर उसके बाद इसी प्रकार से भारत में मौर्य साम्राज्य माना गया है। अब हम बात करेंगे चक्रवर्ती शब्द से हम क्या समझते हैं। तो देखो, वैसे तो चक्रवर्ती का मतलब ये है कि वो राजा चक्रवर्ती कहलाएगा जिसने पूरे के पूरे भारतवर्ष के सभी राजाओं को हरा दिया हो और वो पूरे भारतवर्ष का एक राजा रहा हो। तो प्राचीन काल में हर राजा की ये तमन्ना होती थी कि वो पूरे भारतवर्ष को अपने कंट्रोल में कर सके, पूरे भारतवर्ष को अपने क्षेत्र में ला सके और चक्रवर्ती की उपाधि ले सके। तो ऐसे में अशोक को चक्रवर्ती राजा कहा गया है क्योंकि ये माना गया है कि अशोक के टाइम पर अशोक ने पूरे के पूरे भारतवर्ष को अपने क्षेत्र में मिला लिया था। हालांकि चक्रवर्ती बनने के लिए अलग अलग चीज़ों का ग्रंथों में वर्णन किया गया है। तो देखो, मौर्य के अधीन मगध साम्राज्य की अगर हम बात करें तो इसके बारे में जब हम सोर्सेज पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि एक आदर्श राजा कौन होगा। तो संस्कृत में एक आदर्श राजा उसे माना गया है जो चक्रवर्ती हो और उसके राज्य क्षेत्र को चक्रवर्ती क्षेत्र कहा गया है। आरंभिक अगर आप ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ोगे तो राजा अश्वमेघ यज्ञ करवाते थे, राष्ट्रीय यज्ञ करवाते थे, बलि यज्ञ करवाते थे। तो इन यज्ञों को क्यों करवाया जाता था? अश्वमेघ यज्ञ में क्या होता था, एक घोड़ा छोड़ दिया जाता था और वो घोड़ा जिन जिन क्षेत्रों से होकर जाता था ये माना जाता था कि वो क्षेत्र राजा के होंगे। जो बंदा राजा को चुनौती देगा तो उस घोड़े को पकड़ लेगा और बदले में उसे उस राजा से युद्ध लड़ना पड़ेगा। तो ऐसे करके भी आत्मसमर्पण करवाया जाता था। तो अगर कोई राजा राष्ट्रीय यज्ञ करवा रहा है तो इसलिए करवा रहा है कि वो ये सेट करना चाहता है कि इस पूरे क्षेत्र का स्वामी मैं हूँ। आगे चलकर इसी प्रकार से चक्रवर्ती क्षेत्र की स्पष्ट चर्चा अर्थशास्त्र में की गई है। तो चक्रवर्ती क्षेत्र में उत्तर से लेकर दक्षिण तक, यानी कि हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक का जो क्षेत्र है वो शामिल होता है। तो हिमालय से लेकर पूरा हिंद महासागर तक का क्षेत्र जो भी राजा कंट्रोल में कर लेगा हम उसे चक्रवर्ती राजा कहेंगे। यहाँ महापद्म नंद को और राजा अशोक को चक्रवर्ती राजा कहा जाता है, ठीक है भाई। और यहाँ पर इसी चीज का वर्णन किया गया है। आगे चैप्टर में मौर्य साम्राज्य के बारे में बताया गया है कि मौर्य साम्राज्य का उद्भव किस प्रकार से हुआ, मौर्य साम्राज्य, मौर्य जो राजा थे इनका संबंध कौन से वंश से था। तो देखो, इसकी चर्चा जो है हम नेक्स्ट भाग में करेंगे, वरना वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी और चीज़ें आपकी छूट जाएंगी। तो अब तक इस चैप्टर में जो हमने पढ़ा है वो यह पढ़ा है कि जो मगध साम्राज्य है उसकी भौगोलिक स्थिति कैसे थी, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर मौर्य साम्राज्य के ऐतिहासिक स्रोतों का वर्णन हम कैसे कर सकते हैं, मौर्यों से पहले मगध का राजनीतिक इतिहास कैसे था, साम्राज्य शब्द से हम क्या समझें और चक्रवर्ती क्षेत्र से हम क्या समझें। आगे इस चैप्टर का जो मेन टॉपिक है मौर्य साम्राज्य का उद्भव कैसे हुआ, उनका कहाँ कहाँ से संबंध था, राजा अशोक के बारे में, ये तमाम चीज़ें भी इस चैप्टर में दी गई हैं। चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है, इसकी चर्चा हम इस चैप्टर के भाग 2 में करेंगे। आशा चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।